आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है और आज की चर्चा की शुरुआत एक ऐसे विषय से हो रही है जो सच में हमेशा से मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी पहेली रहा है। ब्रह्मांड, एक अनंत यात्रा शून्य से अनंत की ओर। ये बहुत ही सटीक शीर्षक है। हाँ, तो आज हमारे पास ब्रह्मांड.pdf नाम के स्रोत से कुछ बेहद रोचक दृश्य और तथ्य मौजूद हैं। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन पन्नों को पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करके ये समझना है कि हमारा ये विशाल ब्रह्मांड आखिर बना कैसे, ये कैसे काम करता है और इस विशाल अंतरिक्ष में हमारी अपनी जगह क्या है। ब्रह्मांड के रहस्य मतलब हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहे हैं ना। जी बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही शानदार मिशन है आज के लिए। ब्रह्मांड एक ऐसा विषय है जो सिर्फ विज्ञान या भौतिकी तक सीमित नहीं है। यहाँ एक शांत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की मांग करता है। आज हम केवल तथ्यों को नहीं गिनाएंगे, बल्कि उन तथ्यों के पीछे छिपे जो क्यों और कैसे वाले सवाल होते हैं ना, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। जब हम इन चीजों को बारीकी से देखते हैं तो समझ आता है कि कैसे बहुत ही छोटे स्तर की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर पूरे ब्रह्मांड को आकार देती हैं। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे अपने घर से, हमारी अपनी शुरुआत से। हाँ, पृथ्वी और हमारे सौरमंडल से। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हमारा जो सौरमंडल है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। अब 4.6 अरब साल, ये समय सीमा ही अपने आप में बहुत विशाल लगती है। हाँ, मानव जीवन के हिसाब से तो ये अकल्पनीय है ना। और हमारी पृथ्वी गोलाकार है, सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड के नक्शे को देखते हैं तो ये सौरमंडल इस विशाल अंतरिक्ष में एक बहुत ही छोटी सी जगह है। बिल्कुल, और यहीं पर मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा की बात आती है। अगर हम अपने सौरमंडल से थोड़ा बाहर जूम आउट करें तो हम पाते हैं कि हम एक बहुत ही विशाल सर्पिल यानी स्पाइरल गैलेक्सी में रहते हैं। मिल्की वे। हाँ, और इस गैलेक्सी में 100 अरब से अधिक तारे हैं। 100 अरब? जी, 100 अरब से भी ज्यादा। और हमारा सूर्य जो हमें इतना विशाल लगता है वो उन 100 अरब तारों में से बस एक है। क्या बात है। और मजेदार बात यह है कि हम इस गैलेक्सी के केंद्र में भी नहीं है। हमारा सूर्य मिल्की वे के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 25,000 प्रकाश वर्ष? मतलब प्रकाश को भी वहां से यहां तक आने में 25,000 साल लग जाते हैं। बिल्कुल, और ये एक अकेला आंकड़ा ही हमें ब्रह्मांड की विशालता का पहला असली एहसास कराता है। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। 100 अरब तारे और 25,000 प्रकाश वर्ष। लेकिन इन सबके बीच एक तथ्य है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। कौन सा? वो ये कि हम सभी तारों की राख से बने हैं। स्टारडस्ट। हाँ, स्टारडस्ट कनेक्शन। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मानव शरीर ऐसे परमाणुओं से मिलकर बना है जिनका संबंध बहुत पुराने पूर्ववर्ती तारों से हो सकता है। मतलब ये तारे धूल और गैस के विशाल बादलों से बनते हैं और हम भी उन्हीं से बने हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये विज्ञान का सबसे काव्यात्मक तथ्य लगता है मुझे। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड की शुरुआत में केवल हल्की गैसें थीं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमारे खून में जो लोहा है या हड्डियों में जो कैल्शियम है वो कहाँ से आया? तारों से। हाँ, वो सब उन पुराने तारों के बहुत ही गर्म कोर के अंदर बना है। और जब वो तारे मरे, जब उनमें विस्फोट हुआ, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। बिल्कुल, उस सुपरनोवा विस्फोट के बाद ही वो सारे भारी तत्व अंतरिक्ष में फैले और उन्हीं से आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी और हम बने। तो इसका मतलब है कि हम इस ब्रह्मांड से कोई अलग चीज नहीं है। हम सच में ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। एकदम सही, हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम खुद ब्रह्मांड हैं। ये ज्ञान हमें ब्रह्मांड के साथ एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक स्तर पर जोड़ता है। सच में, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम उन पुराने तारों और शुरुआत की बात कर ही रहे हैं तो फिर बिग बैंग को कैसे भूल सकते हैं? बिग बैंग मॉडल, आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव। हाँ, तो स्रोत के मुताबिक ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष से अधिक पुराना है। और शुरुआत में ये अत्यंत छोटा, बहुत ही गर्म और बहुत घना था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है जिसने मुझे पढ़ते वक्त भी थोड़ा कंफ्यूज किया था। आयु बनाम व्यास वाला रहस्य? हाँ, बिल्कुल वही। आयु बनाम व्यास मतलब
ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष है, तो तर्क के हिसाब से प्रकाश को भी यात्रा करने के लिए सिर्फ 13.8 अरब साल ही मिले होंगे। सही बात है। लेकिन स्रोत कहता है कि ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष है। अब ये कैसे संभव है कि उम्र सिर्फ 13 अरब साल है लेकिन फैलाव 93 अरब प्रकाश वर्ष का है? ये सच में एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब स्फीति काल यानी इन्फ्लेशन पीरियड में छिपा है। इन्फ्लेशन पीरियड? हाँ, देखिए, बिग बैंग के तुरंत बाद के उस बहुत ही छोटे से समय में अंतरिक्ष का जो विस्तार हुआ था वो प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा तेज था। लेकिन क्या कोई चीज प्रकाश से तेज चल सकती है? अंतरिक्ष के भीतर कोई चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नियम वहां लागू होता है, लेकिन खुद अंतरिक्ष के फैलने की कोई गति सीमा नहीं है। अच्छा, तो अंतरिक्ष खुद ही फैल रहा था? बिल्कुल, जैसे किसी गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह फैलती है और उसी महाविस्तार के कारण आज इसका व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष है। समझ गया। लेकिन साथ ही हमें अवलोकनीय ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक सीमा को भी याद रखना होगा। हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र था। इसका मतलब है कि हम पूरा ब्रह्मांड नहीं देख सकते, है ना? बिल्कुल नहीं, हम केवल उतना ही हिस्सा देख सकते हैं जहां से प्रकाश ने यात्रा करके हम तक पहुंचने का समय पाया है। उसके पार जो है वो हम आज के समय में नहीं देख सकते। ये बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात है। और जब हम देखने की बात कर ही रहे हैं तो स्रोत में एक ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि या CMB का जिक्र है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। हाँ, इसे प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक शिशु तस्वीर या बेबी पिक्चर कहा गया है। ये तब की बात है जब ब्रह्मांड केवल 3,80,000 साल पुराना था। हाँ, और ये तस्वीर सच में खगोल विज्ञान के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो ये असल में है क्या? यह बिग बैंग का बचा हुआ अवशेष है, जिसे आप आफ्टरग्लो कह सकते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। प्रकाश के कण यानी फोटॉन आजादी से घूम नहीं सकते थे। वो दूसरे कणों से टकराते रहते होंगे। बिल्कुल, लेकिन लगभग 3,80,000 साल बाद जब ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ तो प्रकाश पहली बार मुक्त हुआ, और वही पहला प्रकाश जो अंतरिक्ष में फैल गया था आज खिंचकर माइक्रोवेव के रूप में हमारे उपकरणों तक पहुंचता है। और उसी को हम CMB कहते हैं। हाँ, और इससे हमें ब्रह्मांड की शुरुआती संरचना और उसकी ज्यामिति का पता चलता है। ज्यामिति से याद आया, स्रोत में ब्रह्मांड की संरचना को एक विशाल जाले या कॉस्मिक वेब जैसा बताया गया है। बिल्कुल, कॉस्मिक वेब। अगर हम ब्रह्मांड को बहुत बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक स्पंज या जाले जैसा दिखता है, जिसमें बड़ी पैमाने पर तंतु यानी फिलामेंट्स हैं, चादरें या शीट्स हैं, और उनके बीच में बहुत बड़े बड़े रिक्त स्थान जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है वो मौजूद हैं। और इन्हीं फिलामेंट्स के ऊपर या कह लें इन धागों पर सैकड़ों अरब आकाशगंगाएं टिकी हुई हैं। ये इमेजिन करना भी कितना मुश्किल है ना, मतलब सैकड़ों अरब आकाशगंगाएं एक जाले की तरह फैली हुई हैं। हाँ, तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन अरबों आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों को देख रहे हैं और स्रोत कह रहा है कि जो हम देखते हैं वो सब कुछ नहीं है, तो फिर बाकी क्या है? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो है अदृश्य ब्रह्मांड। अदृश्य ब्रह्मांड? हाँ, हम जिन तारों, आकाशगंगाओं और गैसों को देखते हैं, यानी जो सामान्य पदार्थ है, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? तो बाकी का 95% क्या है? वही तो सबसे बड़ा रहस्य है। इस बाकी हिस्से में 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इन दोनों के बारे में स्रोत में काफी कुछ बताया गया है। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता है ना? बिल्कुल, यह प्रकाश के साथ कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है। तो हमें कैसे पता कि वो वहां है? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण ही तो है जो इतनी तेजी से घूमती हुई आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। अगर डार्क मैटर का गोंद न हो तो आकाशगंगाएं बिखर जाएंगी। अच्छा, तो डार्क मैटर एक तरह से चीजों को बांधने का काम कर रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी ओर डार्क एनर्जी भी तो है। स्रोत के अनुसार वो एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को त्वरित यानी एक्सेलरेट कर रही है। बिल्कुल सही। डार्क एनर्जी डार्क मैटर के बिल्कुल उलट काम करती है। ये चीजों को बांधने के बजाय अंतरिक्ष को ही खींचकर बड़ा कर रही है। मतलब ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार समय के साथ कम होने की बजाय और तेज हो रही है। हाँ, और ये खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और इसी अदृश्य और गुरुत्वाकर्षण वाली कड़ी में एक और चीज का जिक्र करना बहुत जरूरी है, ब्लैक होल। ब्रह्मांड के सबसे चरम पिंड। हाँ,
स्रोत बताता है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में अति विशालकाय यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। बिल्कुल, हमारी अपनी मिल्की वे के केंद्र में भी एक है। और यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, मतलब कुछ भी वहां से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ब्लैक होल अपने आसपास के स्थान और समय यानी स्पेस और टाइम दोनों को विकृत कर देता है। समय को विकृत कर देता है। हाँ, ब्लैक होल के पास समय धीरे चलता है। ये आइंस्टीन के सिद्धांतों का एक बहुत ही शानदार और थोड़ा डरावना परिणाम है। सच में डरावना है। लेकिन ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। बताइए। हम ये सब जानते कैसे हैं? मतलब ब्लैक होल, 13 अरब साल पुराना प्रकाश, डार्क मैटर, हम तो पृथ्वी पर बैठे हैं। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब हमारी तकनीक में छिपा है। हाँ, स्रोत में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का काफी जिक्र है। बिल्कुल, जेम्स वेब अब तक का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। और ये हमें 13.5 अरब वर्ष पीछे देखने की अनुमति देता है। मतलब हम सच में ब्रह्मांड के शुरुआत के समय में पहले तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण देख सकते हैं। हाँ, लेकिन टेलीस्कोप सिर्फ एक उपकरण है। असली जादू स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल, स्पेक्ट्रोस्कोपी असल में खगोल भौतिकी का मुख्य आधार है। जब हम किसी दूर के तारे से आने वाले प्रकाश को पकड़ते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी उस प्रकाश को उसके अलग-अलग रंगों में बांट देती है। जैसे प्रिज्म करता है। एकदम सही, जैसे एक प्रिज्म। और उस प्रकाश के रंगों का विश्लेषण करके हम जान पाते हैं कि उस दूर के तारे या ग्रह का तापमान क्या है और वहां कौन से रसायन मौजूद हैं। मतलब हम प्रकाश को पढ़कर दूर मौजूद ग्रहों की संरचना जान लेते हैं। हाँ, इसे आप एक ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट या बारकोड की तरह समझ सकते हैं। यह तकनीक सच में अद्भुत है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा? यही कि हमारे पास जेम्स वेब और स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी इतनी उन्नत तकनीकें हैं, फिर भी ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। हाँ, अनसुलझे रहस्य। स्रोत में 3 बहुत ही बड़े अनसुलझे रहस्यों का जिक्र किया गया है। जी। पहला तो यही है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? सबसे बड़ा दार्शनिक और वैज्ञानिक सवाल। इतने बड़े कॉस्मिक वेब में जहां 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, ये सोचना कि सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है थोड़ा अजीब लगता है। सांख्यिकीय रूप से देखें तो हाँ, ये बहुत अजीब है। और दूसरा रहस्य, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की वास्तविक प्रकृति क्या है? बिल्कुल, हम जानते हैं कि वे वहां हैं, वे क्या करते हैं ये भी पता है, लेकिन वे असल में हैं क्या, ये कोई नहीं जानता। और तीसरा रहस्य थोड़ा डरावना है, ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? डार्क एनर्जी जिस तरह से ब्रह्मांड का विस्तार तेज कर रही है, उसे देखकर वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद सब कुछ एक दूसरे से इतना दूर हो जाएगा कि नया निर्माण रुक जाएगा, जिसे बिग फ्रीज या हीट डेथ कहते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी इस पर शोध जारी है। खैर, इन विशाल दूरियों, अरबों साल के समय और इन गहरे रहस्यों पर चर्चा करने के बाद एक चीज जो बहुत साफ होती है, वो है हमारा अपना नजरिया। बिल्कुल, खगोल विज्ञान हमें एक बहुत ही अनूठा ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य या कॉस्मिक पर्सपेक्टिव देता है। जब हम देखते हैं कि इस असीम और अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी छोटी और नाजुक है, तो ये हमें पृथ्वी के नागरिकों के रूप में एक करता है। सही कहा, हमारे छोटे मोटे झगड़े इस स्तर पर कितने बेमानी लगते हैं। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी पृथ्वी को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इस विशाल और ठंडे अंतरिक्ष में फिलहाल यही हमारा एकमात्र घर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक और विचार यहाँ रखना चाहूंगा। ऐसा विचार जो स्रोत की जानकारी पर आधारित है, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, बताइए। तो देखिए, स्रोत हमें बताता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में 13.5 अरब साल पीछे देख सकता है। क्योंकि प्रकाश को यात्रा करने में समय लगता है। जो प्रकाश आज टेलीस्कोप तक पहुंच रहा है, वो अरबों साल पहले निकला था। बिल्कुल सही। तो जरा ये सोचिए, यदि प्रकाश को यात्रा करने में इतना समय लगता है, तो क्या अंतरिक्ष में गहराई तक देखना वास्तव में टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा का ही एक रूप नहीं है? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हम सच में अतीत को ही देख रहे होते हैं। और इसी को अगर हम पलट दें, अगर कोई सुदूर आकाशगंगा में मौजूद हो, मान लीजिए अरबों प्रकाश वर्ष दूर कोई एलियन सभ्यता हो, और उनके पास आज हमारी पृथ्वी की ओर देखने के लिए जेम्स वेब जैसा ही कोई शक्तिशाली टेलीस्कोप हो, तो क्या वे हमारे आज के शहरों को, हमारी इमारतों को या हमें देख रहे होंगे? बिल्कुल नहीं।
हाँ, क्योंकि आज का प्रकाश तो उन तक अरबों साल बाद पहुंचेगा। बिल्कुल। वे तो आज इस पल पृथ्वी के अरबों साल पुराने अतीत को देख रहे होंगे, शायद हमारी आकाशगंगा के शुरुआती रूप को, या फिर बस तारों की उस राख को जिससे हम आज बने हैं। ये सच में मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम उनके लिए अतीत हैं और वो हमारे लिए अतीत है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड के ये रहस्य जितने गहरे हैं, हमारी उन्हें समझने की कोशिश भी उतनी ही अनंत है।